ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग अपना जो लास्ट लेक्चर ऑफ द डर्माटोलॉजी मॉड्यूल है वो करेंगे। एंड दिस वाज अबाउट जो कि 484 पेज नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वेस्क्यूलर ट्यूमर्स। अभी सब अपने बुक बंद कर लें। वो प्राइमरी प्राइमरी जब यहाँ हम लोग बोले प्ले ग्रुप आजकल के, अब क्या होता था, स्टूडेंट्स पहले फ्री बैठे होते थे, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता था हर कोई अपनी बुक पेन पेंसिल उठाने लगता था। यहाँ भी वही सीन चल रहा है। तो अब गौर से सुन लें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर फ्रॉम द पेज नंबर 484 विच आर द वेस्क्यूलर ट्यूमर्स। और वेस्क्यूलर ट्यूमर्स समझने से पहले अगर हमें बेसिक्स पता हो कि वेसल्स कौन से सेल्स की बनी होती है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है। और एंडोथीलियल सेल्स क्या बना रहे होते हैं? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेसल्स हैं वो बना रहे होते हैं। ठीक है। और ब्लड को हम क्या बोल रहे होते हैं? हीम भी, हीम की तरह नाम दे रहे होते हैं। तो जो भी इसके बेसिक से ट्यूमर्स हैं उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? एंजियोमा। यानी एंडोथीलियम के बिनाइन ट्यूमर्स हम ओमा के नाम से देते हैं। और अगर वो जैसे नॉर्मल एक किसकी ट्यूमर्स की वो पैथोलॉजी में हम पढ़ते थे, अगर वो वेसल के ट्यूमर्स का मेलिग्नेंट वर्जन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोसार्कोमा। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विथ टू बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है भाई। जो कि क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन होते हैं। एक इन्फेंट में मोस्ट कॉमन होता है, एक अडल्ट में। यही आपको पता होना चाहिए उसमें बस। वो क्या है कि द मोस्ट कॉमन बिनाइन एंडोथेलियल ट्यूमर इन अडल्ट्स इज चेरी एंजियोमा। ठीक है। और ये किस तरह से प्रेजेंट करता है? आफ्टर द एज ऑफ 20-30 पेशेंट जो है वो आ रहा होता है, बोलता है कि मैंने क्या देखा, एक एसिम्टोमेटिक सा रेड या फिर पर्पल कलर का एक दो उसने क्या देखे हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर उसने पेप्यूल देखे। ठीक है, यानी पेल्पेबल फॉर पेप्यूल। और द डायग्नोसिस इज सिंपली क्लिनिकल। यू विल डायग्नोस बाय सीइंग दैट व्हाट दिस हेमेंजियोमा। ठीक है। और आपने मैनेजमेंट क्या करनी है? कुछ भी मैनेजमेंट नहीं है, बट दिस डज नॉट रिग्रेस, ये बात याद रखनी है। एंड दिस मे इंक्रीज इन साइज एज पेशेंट एजेस। सही है। फॉर सपोज 30 ईयर ऑफ एज में हुआ है तो फिर क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, लाइक व्हेन द पेशेंट इज ऑफ 60 to 70 ईयर ओल्ड एंड अल्टीमेटली पेशेंट वांट द ट्रीटमेंट। तो क्या हम करेंगे? फेस वगैरह पे है तो रिसेक्शन कर सकते हैं, और या फिर जो है वो लाइगेशन कर सकते हैं उसकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक इन्फेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन एक ट्यूमर आता है जिसके 3 नाम है। इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा, स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा, या फिर तीसरा इसका नाम है केपलरी हेमेंजियोमा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इन्फेंटाइल, स्ट्रॉबेरी या फिर केपलरी। अब इन्फेंट्स में क्या है? ये जब बर्थ मार्क हो रहा होता है या फिर आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द बर्थ ये आ रहा होता है। But what will you see? This is again the benign proliferative mass of what? Those endothelial cells, those tiny capillaries. तो ये किस तरह से प्रेजेंट करेगा? रेड सा पेप्यूल होगा। बट यू विल सी कि अवर द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। एंड स्पॉन्टेनियसली फिर क्या होता है? 1 साल के बाद रिग्रेस हो जाता है और बिल्कुल ही खत्म हो जाता है 2-3 सालों तक। ठीक है। तो ये दो बिनाइन किसके? एंडोथीलियम के ट्यूमर्स थे। अडल्ट में क्या था? स्मॉल चेरी। और बच्चों में क्या था? इन्फेंट्स में क्या था? इन्फेंटाइल, स्ट्रॉबेरी या फिर। एंड द डायग्नोसिस लिटरली क्या होता है? पिक्चर के थ्रू होता है। ठीक है। लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए उसके। अब नेक्स्ट आता है जो हमने कहा एंजियोसार्कोमा, यानी एंडोथीलियल सेल्स जो केपलरी के वीन्स के इनके सेल्स का क्या? मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब जाहिर सी बात है ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो इसके क्या इश्यूज होंगे? ये जल्दी मेटास्टेसाइज भी कर लेगा। ये जो है वो सारे सिम्टम्स दे रहा होगा ऑफ द जो टिपिकल ट्यूमर है, एनोरेक्सिया, फटीग, वेट लॉस, सब चीजें दे रहा होगा। बट यू विल सी कि एंजियोसार्कोमा 3 तरीकों से ह्यूमंस के अंदर आ रहा होता है। कैसे? कौन से 3 तरीके? भाई पहला तरीका तो इसका क्या मसला है कि
यूवी लाइट एक्सपोजर, जो सन एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, जो कि कहाँ पे, ट्रॉपिकली स्किन पे हो रहा होता है। ट्रॉपिकली मैं बोल रहा हूँ, क्या सुपरफिशियली हो रहा है, यानी स्किन पे हो रहा है। और ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? फेस पे होता है, नेक पे होता है, और कॉमनली आर्म्स पे हो सकता है, जो ज्यादा सन एक्सपोज एरिया आता है। और क्यों हो रहा है? बेसिकली यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन इज कॉजिंग व्हाट? म्यूटेशन इन द एंडोथेलियल सेल्स, एंड यू विल सी द सेम मास, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा होगा। पेशेंट विल गिव द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ अ ट्यूमर, लाइक मे बी लो ग्रेड फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस वगैरह दे रहा होगा। पहली बात तो ये। बट दैट स्किन एंजियोकार्सिनोमा इन स्किन एंजियोसार्कोमा इज नॉट टेस्टेड। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजियोसार्कोमास की लोकेशन एंड पैथोलॉजीज हैं, जो अब हम डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहले यू शुड नो कि क्या होता है जब किसी भी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होता है। एंड व्हाट वी डू इन द ब्रेस्ट कैंसर इज वी डू रेडिकल या रेडियल मेस्टेक्टोमी। ठीक है, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर, क्या नाम है, मास से फैल चुका है, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू में या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, तो हम क्या कर रहे होते हैं पेशेंट की? व्हाट वी डू इज बेसिकली रेडिकल मेस्टेक्टोमी, जिसमें हम लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है इन पेशेंट्स के अंदर, कि ये जो आप पढ़ेंगे, ये आर्म है, या इवन स्पेशली ये वाला हिस्सा है किसका, आर्म का, एंड ये वाला, ये कौन लिम्फ नोड ड्रेन कर रहे होते हैं रोमान? दीज एक्सिलरी लिम्फ नोड कर रहे होते हैं। अब क्या होगा पेशेंट की मेस्टेक्टोमी एंड रिमूवल ऑफ द लिम्फ नोड? अब पेशेंट अल्टीमेटली कैन नॉट ड्रेन दिस लिम्फ। अब क्या होगा? क्रोनिकली इन पेशेंट्स में जो मोस्ट साइड इफेक्ट होता है ना, वो क्या बोलते हैं, भाई हमें बाजू में दर्द हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सूजन रह रही है। वो क्यों हो रही होती है? ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा, और लिम्फ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आपको पता है, जब भी एडिमा होगा, जब भी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगी, लिम्फ अक्यूमुलेट होगा, तो अल्टीमेटली दिस विल कॉज व्हाट? इन्फ्लामेशन। And this chronic inflammation leads to what? This localized angiosarcoma, which is related, or which is what? Post mastectomy. तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर? ये एक सिंड्रोम कहलाता है, एंड दैट सिंड्रोम इज नोन एज व्हाट? स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम। ठीक है भाई, तो ये बात एक तो याद रखनी है, एंजियोसार्कोमा में एसोसिएशन विद ब्रेस्ट कैंसर या मेस्टेक्टोमी। दूसरा कहां पे होता है, किसी को याद है एंजियोसार्कोमा? शाबाश। लिवर में जब हम कैंसर्स पढ़ते हैं, तो हमें मोस्ट कॉमन इज हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा, जो कि है बीसी, अल्कोहलिक की वजह से हो रहा होता है। एक और काज हम पढ़ रहे होते थे, विच इज ड्यू टू विनाइल एक्सपोजर, यानी उन पेशेंट्स में जिनको पॉलीविनाइल जो क्लोराइड होती है, पीवीसी जो इंडस्ट्री है, जो कि प्लास्टिक पाइप और ये बना रही होती है, उसका क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से लिवर में एक ट्यूमर बनता है, एंड दैट ट्यूमर इज नोन एज एंजियो सार्कोमा। एंड वंस अगेन दिस इज द थर्ड वेरिएंट, जो मैंने थर्ड टाइप बताया था। सही है भाई। इन द पेशेंट जब एंजियो का सार्कोमा ऑफ द लिवर हो रहा है, तो क्या प्रेजेंट करेगा? For suppose a 40-year male who is working in the pipeline factory from last 10 years presented in the OPD with a complaint of what? Right hypochondrial fullness and pain, along with what? Anorexia, deranged LFTs, and what? Weight loss. जब आपने वो किया, सीटी या की या अल्ट्रासाउंड किया, देन अल्टीमेटली बायोप्सी की, तो आपको क्या? एंडोथेलियल सेल्स विद स्पिंडल शेप वो मिले। ठीक है भाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो बिनाइन ट्यूमर है एंडोथेलियम के, और क्या है? मेलिग्नेंट ट्यूमर है एंडोथेलियम का। ठीक है, जिसमें हमने 3 डिस्कस कर लिए। अब जो है वो हम एक स्पेशलाइज्ड ट्यूमर डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज ग्लोमस ट्यूमर। अब ग्लोमस ट्यूमर क्या है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा ग्लोमस बॉडी क्या चीज है। तो ये जो हमारी फिंगर टिप्स है ना, बेसिकली इनमें क्या होता है, यहाँ पे एट द टिप, टिप नहीं बोलेंगे, स्टार्ट ऑफ दिस फिंगर टिप, यहाँ पे एक स्पेशलाइज अल्लाह ताला ने क्या रखी हुई है? बॉडी रखी हुई है नेल बेड में, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमस बॉडी। और उसका काम क्या है? थर्मो रेगुलेशन में।
एंड अगर उसकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाए उस स्मूथ मसल सेल्स की, उस ग्लोमस बॉडी की, तो उसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज ग्लोमस ट्यूमर. एंड हाउ डज इट प्रेजेंट? अ 30-year-old patient presented in the OPD with a complaint of what? Reddish discoloration of the nail bed along with severe episodes of the pain. सही है भाई. तो ये है ग्लोमस ट्यूमर या ग्लोमस बॉडी. वंस अगेन दिस इज अ पिक्चर डायग्नोसिस एंड दिस इज पेनफुल. उसमें कहीं हमने कोई पेन या कुछ नहीं पढ़ा था. ये समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट ग्लोमस ट्यूमर. एंड अब हम करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर विच इज व्हाट? कपोसी सार्कोमा एंड बेसिलरी एंजियोमेटोसिस. ये क्या चीजें हैं, दोनों हमें समझनी है. सबसे पहले देखो, बेसिलरी एंजियोमेटोसिस क्या चीज है, उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा माइक्रो से रिकॉल करना पड़ेगा. किसके बारे में हमें रिकॉल करना पड़ेगा? दिस बार्टोनेला इन्फेक्शन के बारे में. ठीक है. बार्टोनेला क्या है भाई? बार्टोनेला एक बैक्टीरिया है जो कि उसका रिजर्वायर क्या चीज होती है? केट्स होती है. ठीक है भाई. अब नॉर्मली तो वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर रहा होता. ज्यादातर कब करता है? जब किसी की वो पेट केट जो होती है वो उसको क्या कर रही है? स्क्रैच वगैरह दे रही है. और उसके थ्रू वो क्या, दिस बार्टोनेला क्या करती है? लिम्फ नोड्स को जाके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की क्या कराती है? स्वेलिंग, पेन एंड मे बी फीवर. क्या हुआ? केट ने स्क्रैच किया और एक्सिलरी लिम्फ नोड की हमें स्वेलिंग, पेन और फीवर मिला. तो दिस इज नोन एज व्हाट? केट स्क्रैच डिजीज. और कौन करा रहा है? बार्टोनेला. हेंसेलाई बोलते हैं शायद इसको. ठीक है भाई. ये तो कहां हो रहा है? एक हम आप जैसे लोगों में. हम आप क्या हैं? वी आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स. सही है. लेकिन कुछ जो पेशेंट हु आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज, हु आर HIV, हु आर पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, उनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव नहीं होता. हालांकि भले ही केट स्क्रैच भी ना करे, मे बी ड्यू टू द कंटामिनेशन फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ दिस बार्टोनेला, उनके अंदर क्या कराती है? एक सिवियर सिंड्रोम कराती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिलरी एंजियोमेटोसिस. सही है. बात समझ में आ गई. अब बेसिलरी एंजियोमेटोसिस किस तरह से प्रेजेंट करता है? ये रेड वायोलेशियस पर्पल टाइप पेप्यूल बना रहा होता है पूरी बॉडी पे पेशेंट के. ठीक है. 1 to 2 सेंटीमीटर के होते हैं ये. अब मसला क्या है? ये भी HIV का पेशेंट, रेड वायोलेशियस पेप्यूल्स. अब मैं एक और बीमारी बताता हूं विच इज नोन एज कपोसी सार्कोमा. और वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स को नहीं कर रही होती है. क्या? इन्फेक्ट. ये तब इन्फेक्ट करती है जब एक पेशेंट का क्या हो? CD काउंट 100 से कम हो. सही है. और दिस आल्सो प्रेजेंट्स एज व्हाट? वंस अगेन व्हाट? एज अ रेड वायोलेशियस पेप्यूल्स. अब दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें? वो भी HIV का पेशेंट है, वो भी HIV का पेशेंट है. तो इन बेसिलरी एंजियोमेटोसिस वी विल हैव न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन द बायोप्सी, व्हाइल इन बेसिलरी एंजियोमेटोसिस हमें इस तरह के कोई भी न्यूट्रोफिल्स नहीं मिल रहे होते हैं. सॉरी, इन कपोसी सार्कोमा. ठीक है. बेसिलरी में क्या मिल रहा होता है? न्यूट्रोफिल. बेसिलरी उसमें कपोसी में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा होता. पहली बात ये. दूसरी बात, द कपोसी सार्कोमा तब अफेक्ट कर रहा होता है जब क्या? पेशेंट का CD काउंट 100 से कम हो. बेसिलरी कभी भी कर सकता है. एंड तीसरी बात, दीज आर वंस अगेन किसके ट्यूमर्स हैं? एंडोथीलियल ट्यूमर्स ही है ना. हम कहां पे पढ़ रहे हैं इनको? वेस्क्यूलर ट्यूमर्स के अंदर पढ़ रहे हैं. तो दिस कपोसी सार्कोमा कैन अफेक्ट द स्मॉल कैपिलरीज ऑफ GI ट्रैक्ट, द स्मॉल कैपिलरीज ऑफ द पल्मोनरी सिस्टम. तो ये कैसे प्रेजेंट कर सकता है? देखो, a 35-year-old patient having chronic history of HIV infection, and the patient is non-compliant to his drugs. His CD4 count is 84. सही है. Is presenting in the OPD with a complaint of what? Diffuse abdominal pain and severe bloody diarrhea since 1 month. सही है. और when you perform the physical examination in this patient,
you can see multiple violaceous red to brown to purple maybe papules on his both arms and maybe legs. So what is the most likely diagnosis here? ये क्या है? दिस इज बेसलरी। शाबाश, उस्मान ने हमें बताया। आप बताओ रोमान। बेसलरी है, शाबाश। आप बताओ। दिस इज कपोसी सार्कोमा। मैंने क्या बोला, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज कपोसी सार्कोमा। शाबाश सोबिया। देखें, मैंने क्या बोला था, कपोसी सार्कोमा आल्सो इन्वॉल्व जीआई ट्रैक्ट। तो मैंने क्या बोला, इस पेशेंट को क्या है? ब्लडी डायरिया है। मैंने दूसरा क्या बोला था, कपोसी CD 100 से जब कम होता है तो आता ही हमेशा कपोसी है। तो मैंने इस पेशेंट का क्या बोला था, 84। मैं सारे हिंट्स दे रहा हूं किसकी तरफ? कपोसी सार्कोमा। आप जो है वो फिर भी बेजलरी। बेजलरी जब भी देंगे तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट में भी एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी में भी केट एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी। सही है। तो अगर HIV पेशेंट आता है तो क्या इंपॉर्टेंट है? ज्यादातर दिस इज कपोसी सार्कोमा। और कभी कभी पेशेंट आता ही कौन सी प्रेजेंटेशन के साथ है? अ 30-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द OPD विद द कंप्लेन ऑफ व्हाट? Few lesions on his body. The patient says that the lesions are does not cause any pain, does not cause any pruritus, but they are of a cosmetic issue. जब आपने लीजन्स देखे हैं तो वो क्या है? वायोलेशियस, पर्पल टाइप, रेड टाइप, मल्टीपल पेप्यूल्स है। जब आपने पेशेंट का CD4 काउंट कराया है तो वो दिस इज लाइक लेस देन 50 या मे बी 50। What is the really diagnosis in this patient? हाँ, 50। शाबाश। और ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू HIV इंफेक्शन। समझ में आ गई भाई? आप बेजलरी को HIV की कॉन्टेक्स्ट से मैं बोलूंगा भुला दो, क्योंकि हाईली जो टेस्टेड होता है वो हमेशा कपोती होता है। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम आ रहे हैं हमारे आखिरी जो है वो कौन सा, यहाँ पे एंडोथीलियल ट्यूमर बोल रहे हैं या एडिनोमा बोल लो आप लोग, तो वो क्या है? दिस इज पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। दिस इज अ मिसनोमर। पायोजेनिक हम नॉर्मली किसको बोल रहे होते हैं? स्पस फॉर्मिंग। ग्रेन्युलोमा हम किसको बोलते हैं? जहां पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती थी, सेल्स कलेक्ट होते थे, डेब्रिस, लेकिन दोनों इसमें नहीं होते। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा? दिस इज द बिनाइन proliferation of the endothelial cells, especially occurs in the patient having a history of particular trauma या फिर in pregnancy। और इसकी ये खास बात होती है कि ये टच करने से इजीली ब्लीड कर रहा होता है। और ये होता क्यों है सर? सर देखो, ये इसलिए होता है कि ट्रॉमा वाली जगह पे कभी कभी पेशेंट को क्या होता है अपने, देर इज इंक्रीज व्हाट ग्रोथ फैक्टर्स। और इन प्रेगनेंसी भी क्या हो रहा होता है? इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? दीज वेस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल्स की बिनाइन प्रोलिफरेशन कराते हैं और इसकी वजह से ये क्या बन रहा होता है? दिस पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। एंड दिस इज रियली लाइक इजिली ब्लीड्स। और इसके अंदर मेन इशू ही पेशेंट को क्या हो रहा होता है कि स्वेलिंग है और टच करने से, कुछ भी लगने से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सर्जिकली रिसेक्ट दिस। ठीक है, अब आप लोग पिक्चर्स देख लें तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ओके, तो सबसे पहले देखें क्या है ये वाला, क्या लग रहा है ये वाला? अच्छा, फर्स्ट एड में जो पिक्चर्स है ना, वो बहुत ही कोई वो दी हुई है रफ, लाइक इतना समझ में नहीं आ रहा। इवन देखे मुझे भी याद नहीं आ रहा कि ए में क्या था। दिस इज बेसलरी एंजोमेटोसिस। सेम ऑलमोस्ट इसी तरह से कपोसी भी आ रहा होता है। देखो, जैसे हमारे पास ये जो नॉट कपोसी हेयर नहीं है, बेजलरी एंजियोमेटोसिस एंड कपोसी ऑलमोस्ट एक तरह से होते हैं। मैंने बहुत सारी इनकी पिक्चर्स रखी है ताकि आपको समझ आ जाए। बी में क्या है ये वाला? अब आप लोग परेशान हो गए ना? दिस इज चेरी एंजियोमा। लेकिन मसला क्या है, ये जो बी वाली पिक्चर है ना, ये तो अल्ट्रा जूम है। और दूसरा क्या है, मे बी दिस इज अ सिनाइल, बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, ये बहुत बड़ा हो चुका है। नॉर्मली ये पिन पॉइंट नजर आ रहे होते हैं, छोटे छोटे से रेड।
ठीक है, मैं दूसरी पिक्चर्स दिखाता हूँ। इन सी में हमें क्या मिल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, दिस इज ग्लोमस ट्यूमर। एंड ये डी में क्या लग रहा है आपको? यस, शाबाश, दिस इज पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। देख के ही लग रहा है ना, इसको हमने टच कर लिया तो ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एंड डी वाला क्या है, देखो बच्चा है और उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कौन सा होता है? ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। तभी मैंने बहुत पिक्चर्स रखी थी, क्योंकि आपकी बुक में इतनी अच्छी पिक्चर्स हमें नहीं मिलती। दिस इज व्हाट, सेकंड वाली पिक्चर देखें, दिस इज अगेन बेलरी एंजियोमेटोसिस। यहाँ पे देखें कितना अलग है, स्मूथ रेड पर्पल वेरिकुलर पेड्यूल। समझ आ गई इसकी? फिर अगर हम थर्ड पे जाएं, ये देखो, ये जो थर्ड है ना, ये टिपिकल पिक्चर है किसकी? ये बताए मुझे कोई, ये क्या चीज है? दिस इज चेरी एंजियोमा। हाँ, ये वाली। देखो, ये अब लग रहा है ना कि ये चेरी है, इतने छोटे ही होते हैं। ठीक है, अगर हम फोर्थ पे जाएं, अब ये देखें, ये अच्छी पिक्चर है। दिस इज व्हाट, इन्फेंटाइल हेमेंजोमा। और देखो, ब्राइट रेड प्लाक सा बन रहा है। ये क्या होता है, पहले रैपिडली ग्रो होता है, फिर अचानक से रिग्रेस हो जाता है। तो सवाल कभी कभी क्या होता है, सवाल ये भी पूछते हैं कि आपके पास पेरेंट्स ये पेशेंट लेके आ रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलोगे? रीअश्योर करेंगे, ये सवाल आता है। इफ अ लाइक 35 ईयर ओल्ड विथ चेरी एंजियोमा हसनैन, आज बहुत नींद आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? रीअश्योर करेंगे। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? ऐसे भी आ सकता है, बट बच्चे की एज तो बताएंगे ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, यूएसए मिली की एक सबसे अच्छी बात ये होती है, वो इस तरह से तंग नहीं करते हैं कि पिक्चर दे दी, डायग्नोस करो। अब दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर कि जस्ट पिक्चर देख के वो डायग्नोसिस बताए। समझ रहे हैं? तो हमेशा सिनेरियो होता है, फिर पिक्चर होती है, कुछ ना कुछ दिया होता है। तभी मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूं ना। अब ये देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज वंस अगेन कपोसी और बार्टोनेला, दोनों ही इस तरह से आते हैं। जो थर्ड मैंने एक और पिक्चर दिखाई हुई है, सही है। उसके बाद ये वाली देखें, हाथों पे आफ्टर दी ट्रॉमा क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, दैट पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारी, ये क्या है, पब्लिक डोमेन, जिसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है, शाबाश, शेरी वाला है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी ही थी इसमें। ठीक है, तो अब आप लोग इसको रीड दे दें। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा पेज नंबर 490, विच इज अबाउट अदर ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स यस्टरडे। और वहां पे ज्यादातर क्या हो रहा था, जो हमारी इपीडर्मिस है या अपर डर्मिस है, वहां पे क्या हो रहा था, अल्टीमेटली कुछ एंटीबॉडीज बन रही थी। एंड वो एंटीबॉडीज क्या कर रही थी, डैमेज कर रही थी तो डेस्मोग्लिन एंड desmosomes and hemidesmosome, ultimately leading to what, those blistering disorders, जिसमें हमने पेम्फिगुस वल्गैरिस एंड बुलस पेम्फिगुस पढ़ा था। पहली बात तो ये, बुलस पेम्फिगुस में रोमान, जो रेशेस बनते हैं, जो वेजिकल, वो इजिली रप्चर होती है या नहीं? हो जाती है। ठीक है, आप बताओ, आपने सुना था कल का लेक्चर? नहीं सर, नहीं सुना था, जान छूटी। कोई मुझे आप में से बताए। डज नॉट, शाबाश, बुल्लस में नहीं होती है। यार हम देखें, अब मैं न्यूमोनिक बताता हूं तो आप लोग हंसते हो, फिर ऐसे याद नहीं होता आप लोगों को। बुल्लस पेम्फिगोइड क्या हो रहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ में जाके हो रहा था, तो वहां पे नहीं होंगे जो वेजिकल्स होंगे। वाइल द पेम्फिगोस वल्गैरिस में क्या होता था, वो रप्चर होती थी। और वल्गैरिस ही कहाँ पे इन्वॉल्व करता था, म्यूकोजा को। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे याद रख लो, ये नहीं भूलो। और दूसरा क्या, कि डेस्मोसोम्स कहाँ होते थे, वल्गैरिस में या बुलस में? वल्गैरिस में। एंड हेमी डेस्मोसोम्स कहाँ पे होते हैं, बुलस में। ऐसे याद रख लो कि एच एच एंड डी दो टर्म्स है ना, तो वो ज्यादा डीप है।
सही है। और उसमें सिर्फ डेस्मोसोम्स हैं तो वो ऊपर हैं, और वल्गैरिस है यानी वो म्यूकोजा को कर रहा है तो वो इजली रप्चर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे याद रख लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यही टेस्ट होते हैं। तो फ्रॉम देयर वी हैव लर्न के फ्यू एंटीबॉडीज क्या करती हैं, हमारे म्यूकोजल जो सॉरी एपिडर्मल लाइनिंग्स है उनको डैमेज कर रही होती हैं। बट देयर इज वन डिसऑर्डर जहां पे ये जो केराटिन और जो एपिडर्मिस की प्रोटीन्स है उनको जो जीन बना रही होती है वो जीन ही म्यूटेटेड होगी। तो उस बीमारी को हम क्या बोल रहे होते हैं, एक बहुत स्पेक्ट्रम है, आपकी जो पुरानी फर्स्ट एड है उसमें सिर्फ एक बीमारी लिखी हुई है, बट नाउ इट इज नोन एज इनहेरिटेड एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। और इसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आ जाता है जिसमें वो जीन ही म्यूटेटेड होती है जो कि केराटिन वगैरह बना रही होती है, जो कि मे बी डेस्मोसोम्स बना रही होती है। इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी डिजीजेस आ जाती है। बट अगर मैं बोलूं इसमें क्या चीज याद रखनी है, देखो दिस इज द इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो बच्चे को ये जो म्यूकोजल इरोजन्स है, ये जो वेजिकल बन रही है वो कब से बनना स्टार्ट होंगी, पैदाइश से पहली बात। एंड फ्रॉम द माइनर ट्रॉमा लाइक इवन विथ बोतल फीडिंग के साथ भी, बचपन में उसको कोई भी जैसे सो रहा है वो, तो उन जगहों पे क्या होंगे, म्यूकोजल अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द इनहेरिटेड व्हाट, इसका नाम क्या था, इनहेरिटेड एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि वो जो एपिडर्मिस वाली जीन्स थी वो क्या हो रही है, वो म्यूटेटेड हो रही है। बस अगर कोई छोटा बच्चा फ्रॉम द बचपन से उसको क्या हो रहे हैं, दीज इरोजन्स हो रहे हैं फ्रॉम द माइनर ट्रॉमा, दिस इज इट, पहली बात ये। और दिस इज वेरी वेरी हाई यील्ड एंड वेरी वेरी टेस्टेड कॉन्सेप्ट इन यूएसएमएलई। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि सबको पता होता है दिस पेम्पिगस वल्गैरिस, और ये फिर आता है कि छोटा बच्चा है तो सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस डिस्कस करेंगे विच आर एसोसिएटेड टू सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड टू सम जो है वो एक बीमारी के साथ भी रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एराइथीमा मल्टीफॉर्म। नाउ व्हाट इज दिस? This is basically a hypersensitivity reaction to a bacterial or viral infection or some drugs। उसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे इपिडर्मस को क्या कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है। और उस डैमेज की वजह से पेशेंट आफ्टर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन एक स्पेशलाइज टारगेटॉइड शेप, टारगेट देखा है जैसे वो जो आर्चर या आर्करी कर रहे होते हैं, वो जो तीर मार रहे होते हैं उसको क्या बोलेंगे, आर्चरी ना। तो वो वहां पे जो टारगेट शेप होता है तो इस तरह से हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है भाई, तो वो टारगेट शेप लेजन्स हो और वो इन्फेक्शन द मोस्ट हाईली रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ एराथीमा मल्टीफॉर्म इस कौन सा इन्फेक्शन है पता है? हम कल परसों पढ़ा आज के, बस इससे हो रही है हर जगह पे बोल रहा है। शाबाश हो गया। आप लोग बताओ, पढ़ के नहीं आता कोई भी, तभी मैं, अच्छा मैं अब पेज नहीं बताता हूं तो कोई पूछता भी नहीं है। अच्छा आज तो वैसे आखिरी पेज से, शाबाश कायनात। ये क्या होता है, दिस इज दी HSV, herpes simplex 1 का इन्फेक्शन इज हाईली एसोसिएटेड विद एराथीमा मल्टीफॉर्म। तो पेशेंट हमारे पास उस्मान कैसे आएगा, द पेशेंट विल कम अ 38-year-old 30-year 25-year-old young male patient presented with a violaceous target shaped red color papules on the arms which are associated with mild itching। सही है रोमान? इन द पेशेंट हैड herpes, oral herpes या cold sore about 15 to 20 days ago, या मे बी mycoplasma pneumonia 20 days ago, या मे बी पेशेंट हैड द कोर्स ऑफ पेंसिलिन फॉर सोर थ्रोट। समझ में आ गया कौन कौन सी चीजें इसके साथ एसोसिएटेड है। और अब उसको क्या हो रहे हैं, दीज टारगेटॉइड लेजन्स हो रहे हैं। एंड व्हाट विल यू डू टू दिस पेशेंट, क्या करोगे आप लोग? शाबाश, अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको स्टॉप करो, अगर HSV का अभी भी है तो उसको ट्रीट कर लो, वरना दीज लेजन्स खुद ही ठीक हो जाएंगे। दिस इज दी हाइपर सेंसिटिविटी। या फिर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं तो आप इसको
कॉर्टिकॉइड्स के वो भी दे सकते हो टॉपिकल। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एराइथीमा, नॉट एराइथीमा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यस, एराइथीमा मल्टाइफॉर्म। बिकॉज इन बीमारियों के बहुत सारे नाम इंटरमिक्स होते हैं, तो मुझे भी इशू होता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा, दिस इज द हाइपरसेंसिटिविटी, सिंपल टारगेटॉइड लेजन्स, नॉट पेनफुल, माइल्ड इची, एसोसिएटेड विथ एचएसपी। लेकिन अगर हम बात करें, यही रिएक्शन हो रहा है, दिस हाइपर सेंसिटिविटी, दिस डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, बट नाउ इट इज कॉजिंग क्या, वाइड स्प्रेड अप टू 5 to 10% वो बॉडी इन्वॉल्व करने लगा है, अलॉन्ग विद द म्यूकोजल सरफेसेस भी। क्या हुआ, पेशेंट ने कोई ड्रग ली, पेशेंट को कोई इंफेक्शन हुआ, और उस इंफेक्शन, उस ड्रग की वजह से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, जो कि डैमेज करने लगा है। नाउ दिस डैमेज इज सो सिवियर दैट पेशेंट की पूरी स्किन, जैसे पूरी बाजू रेड हो गई, पूरा फेस पे रेड होने लग गया। एंड यू आर लाइक, व्हेन आप उसको ऐसे कर रहे हो तो वो पूरी हट रही है। इस साइन को क्या बोलते हैं? निकोल्स की साइन पॉजिटिव हो रही है। And this is also involving the mucosal surfaces. And the most common drugs involved in this reaction, do you know, are TMP, SMX, ये हमने कहाँ पढ़ी थी? यूटीआई में देते हैं। दूसरा एंटी इपिलिप्टिक्स, मतलब एंटी इपिलिप्टिक्स में सबसे खतरनाक दो ही रिएक्शंस होते हैं, एक ये वाला, दूसरा डिक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, जैसे लेमोट्रिजीन, जैसे कार्बामेज़ापिन, इनके अंदर वेल्प्रोइक एसिड। मैं कौन सी डिजीज की बात कर रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा है? हाँ, या फिर ये होता है एनसिड्स और पेनिसिलिन के बाद, एलोप्यूरिनोल के बाद, शाबाश इस्माइल, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिवियर फॉर्म ऑफ hypersensitivity reaction to the drugs, which involve less than 10% of the body and also involve the mucosal surface, and we have positive Nikolsky sign. This is known as Steven Johnson syndrome. और अगर ये 10 से 30% करता है, बल्कि 30 से ज्यादा करता है, तो हम इसको बोलते हैं भाई, दिस इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। और हाउ यू विल मैनेज, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन इन दिस पेशेंट? ये पेशेंट हम बर्न यूनिट के अंदर मैनेज करते हैं, सेम यही सवाल आता है। पेशेंट को हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी इंफेक्शन, एआरडीएस, सेप्सिस, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। एंड इवन विथ ट्रीटमेंट, द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, जो कि कितने बॉडी सरफेस एरिया पे ये सब हो रहे हैं रेशेस, कितने? मोर देन 30%। और स्टीवन जॉनसन में कितने हो रहे हैं भाई? हाँ, लेस देन 10%। याद करो ना, ऐसे सिर्फ सुनना नहीं होता है। देखो, एस पहले आ रहा है ना, तो लेस देन 10%, टी बाद में आ रहा है तो टी फॉर 30। सही है भाई। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, टी फॉर 30, इससे ज्यादा मैं और क्या अच्छा बताऊं। सही है। तो ऐसे याद कर लो कि मोर देन 30 एंड अलॉन्ग, अगर हम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का मैनेजमेंट भी करते हैं, फिर भी पता है इसमें मोर्टेलिटी रेट 20 to 30% होता है। एंड हाउ डू वी मैनेज दिस पेशेंट इन बर्न यूनिट? सबसे पहले वो दवाई बंद की, और फिर क्या किया, न्यूट्रिशन दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स दिए, एंड सेकेंडरी इंफेक्शन को प्रिवेंट किया, ऑक्सीजन थेरेपी पे पेशेंट पे रखा। यही होता है इसका ट्रीटमेंट, मतलब सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट दे रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, व्हाट इज एसजेएस, एंड व्हाट इज एराइथीमा मल्टाइफॉर्म। अगर ये समझ में आ गया तो इस पेज की आखिरी टॉपिक है, इज डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स। व्हाट इज दिस? ये क्या है ये? याद है यहाँ पे, याद है। अच्छा, यहाँ पे याद है, दिमाग तक मुंह तक नहीं आ रहा है, ये भी सही है। हाँ, आपने ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने भी, जैन, आपको देख के मैंने भी ऐसा रिएक्शन दे दिया, वो रिकॉर्डिंग में चला गया। अच्छा देखिए, व्हाट इज डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हर्पेटिफॉर्म वर्ड? हर्पेटिफॉर्मिस का मतलब ही यही है कि स्मॉल टिनी रेड ग्रुप्स में क्या है, छोटे छोटे पेप्यूल्स हैं या वेजिकल्स हैं। और ये कहाँ पे हो रहे होते हैं? आर्म्स पे, लेग्स पे, और बहुत ही ज्यादा इची होते हैं और थोड़े बहुत पेनफुल होते हैं।
और दिस इज द कुटेनियस मैनिफेस्टेशन या कुटेनियस प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सीलिक डिजीज। ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत हाई यील्ड है। अब ये क्यों हो रहा है भाई, वो सीलिक डिजीज है, ये यहाँ क्यों आ रही है? वी हैव सीन दैट सीलिक डिजीज की, अगर जीआई में से याद हो कि क्या होता है सीलिक डिजीज में, क्या होता था, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, जो कि कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या बना रहा होता है रोमान, आईजीए एंटीबॉडीज बना रहा होता है। किसके लिए, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। कोशिश किया करो, सात नाम याद किया लिया करो ताकि ऐसे ही याद होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या बनाया, एंटीबॉडीज। अब डू यू नो दिस टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज इंटेस्टाइन के अलावा, ड्यूडेनम के अलावा और कहाँ पे होता है? अवर डर्मल पेपिला में भी होता है। तो वो सेम वही एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, दैट एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेज को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें क्या मिल रहे होते हैं, ये ग्रुप वेसिकल्स मिल रहे होते हैं, और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स। एंड दिस इज व्हाट, स्किन प्रेजेंटेशन ऑफ सीलिक डिजीज। एंड हाउ डू वी ट्रीट इट? वी ट्रीट इट विथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वी ट्रीट इट विथ डेप्सोन। वो क्या है, और कहाँ यूज होती थी, लेप्रोसी में होती थी। माइक्रो आपने पढ़ी है, वो परेशान हो रहा है, सही है। तो लेप्रोसी में यूज होती थी। डेप्सोन क्या है, बेसिकली क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन को रोक रही होती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो दूसरा इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? शाबाश, आप मैनेज करो सीलिक डिजीज को तो वो खुद ही उसकी वो वाली भी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब अगर हम डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स की बायोप्सी देखें तो हमें क्या नजर आएगा फिर? या इम्यूनोफ्लोरेसेंस, हमें एंटीबॉडीज नजर आएंगे, वो जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन था बिल्कुल उसके नीचे डर्मल पेपिला के ऊपर, ये दिस इज अगेन डर्मल टिप्स पे आईजीए एंटीबॉडीज हैं। दिस इज अगेन टिपिकल फॉर व्हाट, डर्मेटाइटिस herpetiforms। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेजेस। ये देखो, आप बात कर रहे हो, जीशान ने एक सवाल पूछा है कि एंटी एंडोमाइडियल ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। देखें, स्पेसिफिक जब आपने वर्ड यूज किया ना तो उसका एक मतलब है, एक होता है सेंसिटिव, एक होता है स्पेसिफिक टेस्ट। सेंसिटिव हम कब टेस्ट यूज करते हैं, जब स्क्रीनिंग हो, ठीक है। वो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो आप एंटी एंडोमाइडियल बात कर रहे हैं या एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो टेस्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो मे भी अगर आपने कहीं पे पढ़ा है कि एंटी एंडोमाइडियल इज नाउ मोर स्पेसिफिक फॉर सीलिक डिजीज, तो वो डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि हाउ डज पैथोफिजियोलॉजी इज लाइक अफेक्टिंग दी स्किन, हम वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों अलग बातें हो रही हैं। तो अब आप लोग क्या करें, ये पिक्चर देख लें, ये क्या हो रहा है भाई ए में, ये क्या लग रहा है ए वाला? इसमें अच्छा पता है, वो जो पीडीएफ है ना, कभी भी पिक्चर्स देखो, इससे वन एग्जाम से पहले भी, तो आप पीडीएफ की अलग से पिक्चर्स आती हैं वो देखा करो, बुक में इतनी अच्छी नहीं होती, हमारे पास इतने एडिशन अच्छे होते ही नहीं। सही है। एक एनबीएमई की भी पिक्चर्स आती हैं, वो भी मैं दूंगा, मतलब 10-15 सालों की सारी पिक्चर्स होती हैं। तो बहरहाल अब ये देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज डर्मेटाइटिक हर्पेटिफॉर्म्स। कैसे देखो, एल्बो पे हो रहा है, इस तरह से क्या हो रही है, ग्रुप्ड वेसिकल्स हो रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी है। जाहिर सी बात है, आप ऐसे अल्लाह के वली तो हो नहीं, तो आप लोगों को पूरी एक हिस्ट्री होगी कि पेशेंट इज सीलिक डिजीज, या मे बी दिस विल बी अ केस लाइक पेशेंट हैविंग क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ डायरिया नाउ प्रेजेंटिंग विद दीज लीजन्स, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है जो बी में, अब ये तो आपको बताना चाहिए यार, आपको समझ आ रहा है रोमान, ये क्या है? दिस इज द टारगेट साइन, टारगेट लीजन, सही है। और सी में हमें क्या मिल रहा है, ये वाला, ये म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहा है। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की, कि कैसे म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहा है और कैसे जो है वो
फिर फेस देखो पूरी स्किन कैसे उतर रही है उस पेशेंट की। दिस इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, ये वंस अगेन दिस इज व्हाट, नेक्स्ट जो पिक्चर है, नहीं नहीं आप नेक्स्ट पिक्चर खोल लो, अब नेक्स्ट का मतलब अलग ही पिक्चर खोल लो। दिस इज व्हाट अगेन, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स, छोटे छोटे ग्रुप्स वेजिकल्स हैं। ये क्या चीज है, ये जो ब्लूइश सी डिस्कलरेशन हमें नजर आ रही है, देखें यहां तक है हमारी क्या, इधर तक है हमारी इपिडर्मिस, फिर ये जो गेप आ रहा है बीच में, ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है, नीचे क्या है हमारी ये वाली पूरी, दिस इज व्हाट, ये हमारी क्या है, दिस इज डर्मिस, सही है। और उसके अंदर ये जो टिप ऑफ द डर्मिस पेपिला पे क्या आ रहे हैं, ये क्या है, देखो बेसिकली ये क्या है, ये पूरी एक क्या है, पेपिला है ना, डर्मल पेपिला। पेपिला का क्या मतलब होता है, अगर आप डर्मिस को देखो तो ऐसे होती है, फिर नीचे ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है ना, तो वो जो एलिवेशन ऐसे लगी पड़ी ये क्या है, टिप ऑफ द पेपिला है। और वहां पे हमें ये ब्लूइश डिस्कलरेशन क्या है, बेसिकली वो एंटीबॉडीज न्यूट्रोफिल्स वगैरह वहां पे जमा हो रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो फिर हम अपनी दूसरी पिक्चर पे जाएं। ये वाली देखो, ये क्या है नेक्स्ट वाली जो फोर आर्म लग रही है हमें, कोई बताएगा? हाँ, दिस इज अगेन एराइथीमा मल्टीफॉर्म। यार देखो हर पेशेंट में अलग अलग ये लीजन्स आते हैं, ठीक है, टारगेट टाइप ही है, शाबाश। ये वाली देखो, अब ये बहुत ही कुछ आसान दी हुई है, नेक्स्ट पिक्चर, ये भी टारगेटॉइड है। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द पेज नंबर 492 विच आर मिसलेनियस स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी विल स्टार्ट विथ सन बर्न। जो अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि भाई सन ब्लॉक यूज करो, ये करो वो करो, वरना टैनिंग हो जाएगी, वरना सन बर्न हो जाएगा। लुक, यहाँ पे इतना ज्यादा सन बर्न इस वजह से भी नहीं हो पाता क्योंकि जो एशियन स्किन है उसके अंदर मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मेलेनिन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इतने ज्यादा केसेस सनबर्न के नहीं आ रहे होते। और यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है ना उसमें यूवीए एंड यूवीबी भी बहुत ज्यादा कम है ड्यू टू ओजोन लेयर जो हम पहले पढ़ रहे होते थे। ये सनबर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा कॉमन है ड्यू टू देयर स्किन टोन एंड आल्सो ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन, स्पेशली हम कहाँ पे पढ़ते हैं ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बहरहाल अब सनबर्न है क्या, देखें जो सनलाइट होती है ना उसके अंदर दो तरह की रेडिएशंस होते हैं, एक यूवी ए और दूसरी यूवी बी, and these both radiations causes direct damage to the keratinocytes and to the skin cells of the epidermis। और जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई सन एक्सपोजर हो जाता है तो वो क्या करेगी, वो डैमेज कराएगी, वो इन्फ्लामेशन कराएगी टू द एपिथेलियम। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होगा, आफ्टर अ 2 or simply after a day of what increased exposure to the sunlight with what red सी स्किन होगी, और पेची सी, वो नॉट पेची, हम क्या उसको बोलेंगे, देयर विल बी रेडिश डिस्कलरेशन या रेडनेस ऑफ द स्किन अलोंग विथ मे बी पेन, विच मे बी अ बर्निंग पेन। सही है भाई, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज सन बर्न। अब मैंने बात की दो तरह की रेडिएशन होती है, एक यूवी ए होती है और दूसरी कौन सी होती है, यूवी बी। अब आप लोगों को पता है जब भी आप लोग वो लेने जाते हो सन ब्लॉक, तो उस पे क्या लिखा होता है, एक लिखा होता है एसपीएफ और एक कुछ लिखा होता है प्लस 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 या स्टार स्टार स्टार। तो वो क्या चीज होती है, तो देखें जो यूवी ए रेडिएशन है ना, और या फिर बोले सबसे पहले कि ये जो यूवी बी रेडिएशन है वो क्या करा रही होती है, बी फॉर यूवी बी, बी फॉर बर्न। तो सन बर्न में जो मेजर कॉज होता है वो यूवी बी रेडिएशन होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर भी कौन करा रहा होता है, यूवी बी। और जो डैमेज टू द डीएनए और क्रोनिकली अगर स्किन एजिंग भी ज्यादा करा रही होती है वो कौन करा रही होती है, यूवी बी रेडिएशन। यूवी ए भी कराती है, मैं ज्यादा बता रहा हूँ यूवी बी। तो उसको जो सन ब्लॉक्स है ना, हम उस पे कैसे लिखा होता है वहां पे, वो जो एस पी एफ डी होती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर,
ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपको शायद काम आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो एसपीएफ क्या चीज होती है कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है। और उसको हम कैसे देख रहे होते हैं, वहां पे लिखा होता है 30, मे बी 50, मे बी 70। तो अब आप एक बात सिर्फ समझ लो, ये जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 होता है ना, उसका मतलब ये है कि दिस प्रोटेक्ट्स अराउंड जो है वो 93%, बल्कि 97%। 30 पे 97, एंड 50 पे दिस इज ऑलमोस्ट 98। तो जो बेस्ट सनब्लॉक होता है ना, वो एसपीएफ कितनी 50 हो उसकी इनफ है। मतलब इवन 30 के बाद जो नंबर है वो मतलब ना होने के बराबर अमाउंट है वो प्रोटेक्शन की। सही है, ये एक तो पता हो कि अगर कोई एसपीएफ आपको 50 वर्सेस कंपेयर कर रहा है 100 वाला, तो इतना ज्यादा 3% का फर्क होगा। दूसरी बात, जो टेनिंग करा रही होती है ना, जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन या मेलेनिन पिगमेंट बढ़ा रही होती है, वो लाइट कौन सी होती है, यूवी बी होती है। और वो कैसे शो हो रही होती है सनब्लॉक्स पे, सॉरी यूवी ए होती है। और वो कैसे शो हो रही होती है, प्लस 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 साइन के साथ। जितने ज्यादा प्लस होंगे उतनी ज्यादा उसकी अच्छी प्रिवेंटेशन होगी फ्रॉम दी टेनिंग। ये बात वैसे ही बताओ। अब हम आते हैं कहाँ पे, सनबर्न को हमने बात कर ली, पेशेंट को क्या दोगे, पेन किलर दोगे, पेशेंट को एडवाइस करोगे कि बिफोर दी एक्सपोजर अब आपने क्या करना है, सनब्लॉक यूज करना है, सिंपल। अब हम बात करते हैं किसकी, रेडिएशन डर्मेटाइटिस की। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये लगता है कि सनबर्न कहाँ पे होगा, स्किन पे होगा जब गर्मियां होंगी, जब धूप होगी बहुत ज्यादा। हम सोचते हैं बीच पे जा रहा है कोई, ऐसे ना, कोई ट्रॉपिकल एरियाज पे। डू यू नो हाउ इट कम्स इन यूएस एमिली? नहीं। अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो जो आइस वाले एरियाज हैं, जहां पे जो बर्फीले एरियाज हैं, दे कैन आल्सो कॉज सनबर्न। वाई? क्योंकि वो जो बर्फ होती है वो क्या कर रही होती है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कर रही होती है, एंड दिस कैन लीड टुवर्ड इवन सनबर्न। और दूसरा वो क्या करा रही होती है, केराटाइटिस, कॉर्निया की इंफ्लामेशन करा रही होती है। ऐसे भी केस आता है यूएसएमली में, ये पता हो। सनबर्न इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट, सनबर्न इज अबाउट द अमाउंट ऑफ रेज। ठीक है, तो ये बात आपको वैसे ही जरूर पता हो आपको। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, आपकी एक छोटी सी टॉपिक है रेडिएशन डर्मेटाइटिस। ये क्या चीज है? एज वी नो के जो भी कैंसर थेरेपी होती है वहां पे रेडिएशन हो रही होती है, एंड दैट रेडिएशन कॉजेज व्हाट, इन्फ्लामेशन एंड लॉस ऑफ द सेल्स, जो कि अगर अक्यूटली करा रही है तो विद इन 90 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन थेरेपी, पेशेंट सेम वही रेडनेस, बर्निंग पेन, और इस तरह से मे बी म्यूकोजल लॉस हो रहा होगा पेशेंट का, स्किन लॉस हो रहा होगा। और ये अगर 90 डेज बाद प्रोड्यूस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक रेडिएशन डर्मेटाइटिस। अक्यूट तो आपको समझ आ गया होगा, ये क्रोनिक क्यों हो रही है। हाँ देखो, क्रोनिक कैसे हो रही होती है, ये जो रेडिएशन है ना, दो तरह के सेल्स को बहुत बिगाड़ रही होती है। एक तो जो वेसल्स हैं, दूसरा जो बेजल सेल्स हैं उनको। तो क्रोनिकली क्या होता है, जब वेसल्स डैमेज हो जाती है तो उस स्किन की क्या होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बेजल सेल का पूरा वो चला जाता है। तो अल्टीमेटली आफ्टर दी 90 डेज जो क्रोनिक रेडिएशन डर्मेटाइटिस है वो प्रेजेंट कर रही होती है। समझ में आ गई, बेजल सेल के डैमेज की वजह से और वेसल्स के डैमेज की वजह से। सही है, समझ में आ गई ये बात। दिस इज ऑल अबाउट सनबर्न एंड रेडिएशन डर्मेटाइटिस, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की टुवर्ड्स, विच आर ichthyosis vulgaris, acanthosis nigricans, and erythema nodulum. Ichthyosis vulgaris, if I am pronouncing it correctly, what is this? These are on page number 492, book अभी नहीं खोलनी है। हमने एक म्यूटेशन पढ़ी थी जहां पे क्या हो रहा था, बार बार म्यूकोजल डैमेज हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर हो रहा था। वो कौन सी थी, केराटिन वाली जीन्स थी। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसका नाम है फ्लेजरिन, और वो क्या करती है, वो जो एपिडर्मिस का बैरियर बना रही होती है, एपिडर्मिस को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट कर रही होती है। अगर उस फ्लेजरिन की म्यूटेशन हो जाए उस्मान,
तो क्या होगा, पेशेंट की ड्राई स्केली फिश नेट लाइक स्किन हो जाएगी, और उसको हम बोलते हैं व्हाट, इक्थायोसिस वल्गैरिस। दैट्स इट। सही है भाई। किस जीन म्यूटेशन की वजह से उस्मान? फ्लैचरेन। क्या होगा, वो डर्मल जो एपिडर्मल वो बैरियर था वो खराब हो जाएगा, ड्राई इसके लिए स्किन होगी, एबनॉर्मल केरेटिनोसाइट डिपोजिशन हो रही होगी। दैट्स इट। सही है, समझ में आ गया। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको जब भी क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ रही होती है। कौन सी कंडीशंस में ब्लड शुगर बढ़ रही होती है? टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओज, कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, उसके अंदर क्या हो रही होती है, ब्लड शुगर बढ़ रही होती है। तो वो ब्लड शुगर बेसिकली क्या करा रही होती है, इंसुलिन भी बढ़ा रही होती है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बन रहा होता है। एंड इंसुलिन के रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, एपिडर्मिस में भी होते हैं। And ultimately, in these patients who have increased amount of insulin production, उनकी क्या होती है, एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होती है। और वो स्पेसिफिकली कौन सी एरियाज में होती है, नेक के एरियाज में, एक्सिलरी एरियाज में, इंग्वाइनल एरियाज में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, acanthosis nigricans, which is basically the hyperplasia of the epidermis secondary to increase insulin। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसकी एक और एसोसिएशन है किसके साथ, अगर ये बहुत ज्यादा हो रही है, एटिपिकल हो रही है, पेशेंट जो है वो वेट लॉस भी बता रहा है, तो दिस इज एसोसिएटेड विद आल्सो विद गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। जस्ट लाइक दूसरी कौन सी चीज होती थी डर्मल, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड, सीलिक डिजीज। बताएं। तो सारे तुक्के नहीं, आप में से कोई बताए गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के साथ कौन सी स्किन फाइंडिंग एसोसिएटेड थी? उसको एक साइन बोलते थे, which was known as lesser trait sign। सेब्रोइक केरेटोसिस बॉडी पे बहुत ज्यादा मिलते थे। अब हम दूसरी साइन गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के साथ पढ़ रहे हैं, which is known as acanthosis nigricans, जो कि या तो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है, या फिर अगर वेट लॉस, अर्ली सटाइटी, तो दिस मे बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, एक्यांथोसिस और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। आ रही है समझ उस्मान में क्या बोल रहा हूँ? तो आपके पास एक पेशेंट आया है, 30 year old ओबेज पेशेंट। उस्मान, आपके पास वो पेशेंट आया है, वो बोल रहा है कि मेरे नेक के एरियाज थोड़े ब्लैकिश भी हो रहे हैं और वेलवेटी खुरदरे से हो रहे हैं। और आपने जब एग्जामिनेशन किया तो वो वाकई उसका ओवरवेट भी है, ये भी है, एक्सरे पे भी, स्किन फोल्ड पे, सारे लेदरी से आ रहे हैं। व्हाट डू यू विल डू नेक्स्ट? एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स हो गया, आप क्या करोगे? आप बताओ रोमान। डॉक्टर साहब क्या करेंगे आप? ये क्यों हो रहा है? आप बताओ। जैसे कि मोस्ट कॉमन एसोसिएशन, 30 year old पेशेंट है, कोई वेट लॉस नहीं है, आप उसको क्यों खामखा गैस्ट्रिक कैंसर के लिए डराओगे? You will perform maybe FBF, maybe RBF, or the most अच्छी टेस्ट is HbA1c in this patient to rule out diabetes, to rule out insulin resistance, simple। हाँ, लेकिन अभी तो आप वहां पे भी क्यों हो रहा है? सही, तो आप क्या करोगे उस पेशेंट के अंदर? HbA1c। तो देखो सवाल ऐसे आते हैं, सवालों को समझना सीखो। सही है, इसके बाद हमारा है आपके पास एक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हम तीन पढ़ेंगे, एक इज इराइथीमा नोड्यूसम, एक इज लाइकन प्लेनस, एंड एक इज व्हाट इज दिस, पिटीरियासिस रोजिया। पिटीरियासिस रोजिया, जो भी आप लोग पढ़े। ऑल थ्री आर व्हाट, hypersensitivity reactions, but all three have different stimulant, different presentation। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इराइथीमा नोड्यूसम।
How does it present? This is the hypersensitivity reaction which causes inflammation of the subcutaneous fat in the skin, और ये प्रेजेंट कर रही होती है विद द पेनफुल पेप्यूल्स और मे बी मेक्यूल्स ऑन द एंटीरियर शिन्स. Painful red papules and macules on the interior shins जब भी आए, this is what erythema nodosum. And why this is occurring? This is the hypersensitivity reaction to some disease, to some drugs. तो द मोस्ट कॉमन डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड होती है, वो कौन सी होती है पता है? शाबाश, सार्कोइडोसिस है. एंड द मोस्ट कॉमन ड्रग इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो उस्मान बताएगा हमें क्या है. हाँ, मोस्ट कॉमन ड्रग, ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं वो ड्रग. चलो, हेपेटिक एडिनोमा भी कराती है. यंग फीमेल विथ हेपेटिक एडिनोमा हिस्ट्री, now presenting with a complaint of painful papules and macules on her anterior shins. सही है. शी इज मोस्ट लाइकली टेकिंग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, क्रोनिक एसिड यूज, एंटीबायोटिक्स यूज, या फिर स्टेरॉइड यूज. चलो अब द डायग्नोसिस इज बेसिकली व्हाट. डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? दिस erythema nodosum एंड दिस इज वंस अगेन हाईली एसोसिएटेड विद व्हाट. आप बताओ. एक वो ड्रग के बारे में पूछ रहा हूँ, आप सो रहे हो. OCP, shabash. The erythema nodosum is once again highly associated with what then? With oral contraceptive use. और कौन सी चीजों के साथ एसोसिएटेड है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, लेप्रोसी के साथ एसोसिएटेड है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के साथ है. बट द मोस्ट टेस्टेड कॉन्सेप्ट आर दिस सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस वाला कैसे आएगा? मे बी कफ है, मे बी एक्सरे पे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, ये हम जरूर रिस्को में पढ़ेंगे. एंड ओसीपी वाला आपको मैंने बता दिया. समझ में आ गया भाई? और ये क्या हो रहा है? दिस इज दी HSV इन्फेक्शन, जो क्या करा रहा है? सबकुटेनियस फेट की इन्फ्लामेशन करा रहा है. नाउ कम टुवर्ड्स दी lichen planus. What is this lichen planus? The cause is unknown, but this disease is again highly associated with what? हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस सी. एंड ड्यू टू दैट हेपेटाइटिस सी वायरस और मे बी इडियोपैथिकली कुछ पेशेंट्स में क्या होगा? द स्किन रिएक्शन होगा और वो 6 पीस के साथ ये लीजन्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं. कौन से? पेप्यूल्स. पेप्यूल होंगे यानी पेल्पेबल से 5 सेंटीमीटर से छोटे. दूसरा क्या होंगे? पर्पल कलर. प्यूराइटिक होंगे, प्लेनर या पॉलीगोनल शेप होंगे. ये क्या है सारी? दिस इज दी 6P फॉर. इस डिजीज को हम बोलते हैं लाइकन प्लेनस. एसोसिएटेड किसके साथ थी? कौन सी? हेप सी के साथ. और द मोस्ट कॉमन इसकी कभी कभी एक क्या ओरल फाइंडिंग मिलती है कि हमें वाइट से पेचिंग लाइन मिल रहे होते हैं लाइकन प्लेनस के पेशेंट्स में. वो क्या चीज है? विच आर नोन एज विकमैन स्ट्राया. देखो हो क्या रहा है. दैट सिंपली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज में भी इडियोपैथिक है आज तक, या फिर मे बी हेप सी वाले पेशेंट्स में क्या होगा? हमारी बॉडी की जो एपिडर्मिस है वो रिएक्शन देगी और वो क्या बनाएगी? दीज पॉलीगोनल पर्पल कलर के पेप्यूल्स. एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? वो जो क्लिनिकल फाइंडिंग है. एंड हाउ यू विल मैनेज? ज्यादातर केसेस खुद ही ठीक हो जाते हैं. हेप सी को आप रूल आउट करोगे, हेपेटाइटिस सी की PCR कराओगे, या फिर अगर फिर भी पेशेंट ट्रीटमेंट चाहता है तो आप क्या करोगे? इसको एंटी जो है वो ऑटो इम्यून दवाइयों पे रखोगे या मे बी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स पे. समझ में आ गया? दिस इज सो दैट सिंपल. अब हम आते ही हैं एक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के साथ विच इज नोन एज. ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑन दिस पेज नंबर 400. एंड कौन सा था हमारे पास? पेज 492, विच इज नोन एज पिट्रियासिस रोजिया, if I am
प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ठीक है, चलो हम इसको रोजिया बुलाते हैं मेरी आसानी के लिए। तो देखें, व्हाट इज दिस? दिस इज वंस अगेन अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इस बार इसका क्या होता है पता है? देयर इज अ चाइल्ड हु हैव लाइक HSV6 और 7 इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? HSV6 के इन्फेक्शन को, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 6 के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सिक्स डिजीज, या दूसरा हम क्या बोलते हैं? एराइथीमा इन्फेक्टियोजम। ठीक है भाई। वो क्या है? बेसिकली ये होता है कि कुछ बच्चों के अंदर दिस HSV6, बड़ों के अंदर कोई भी इंफेक्शन नहीं करा रही होती, बच्चों के अंदर एक इंफेक्शन करा रही होती है, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रोजियोला। क्योंकि इस वायरस का दूसरा नाम क्या है? रोजियोला भी है ना, रोजियोला वायरस। तो वो क्या हो रहा होता है? बच्चों के अंदर सबसे पहले माइल्जिया एंड हाई ग्रेड फीवर होता है, एंड अल्टीमेटली एक दो दिनों बाद बच्चों के अंदर एक रेश होता है, जो एक दो दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रोजियोला इन्फेक्शन, बच्चों के अंदर कुछ दिनों बाद एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है, और उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को बोलते हैं हम पिट्रियासिस रोजिया। और वो स्टार्ट कैसे होता है? विथ अ हर्लार्ड पेच, हर्लेड पेज, हर्लार्ड पेज। ठीक है। वो कैसे होता है? एक बड़ा सा टारगेट शेप पेज स्टार्ट होता है, पहले वो रेश हुआ एक पेज, सिंगल पेज। फिर वो अल्टीमेटली लीड करता है बहुत ज्यादा मेक्यूल्स एंड पेप्यूल्स को, जो कि इस तरह से अपेयरेंस दे रहे होते हैं बैक पे कि जैसे एक क्रिसमस ट्री है। वो मैं जरूर आपको पिक्चर्स से दिखाता हूँ। एंड वंस अगेन दिस इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द रोजियोला वायरस, और ये खुद ही कुछ दिनों बाद क्या होता है उस्मान? ठीक हो जाता है। तो अब आप लोग पिक्चर्स देख लो, मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, अब अच्छा समझ आएगा। वॉट इज दिस इन दिस पिक्चर नंबर जो ए है हमारे पास? उस्मान बता, उस्मान को बताने दो। पिक्चर नंबर ए में दिस इज व्हाट? एकिन्थोसिस नाइग्रिकन्स। ठीक है। एंड पिक्चर नंबर बी में हमारे पास क्या आ रहा है? चलो ये शिन्स की पिक्चर है। यस, दिस इज एराइथीमा नोड्यूलम। ये छोटे से क्या है? बी एंड सी में मेक्यूल्स एंड पेप्यूल्स हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है। ये किन में होता है? हमें रोमान बताएगा। ड्रग दवाई कौन सी, और इन्फेक्शन कौन सा? एराइथीमा नोड्यूलम। इन्फेक्शन कौन सा मोस्ट कॉमनली? नो, नॉट इन्फेक्शन, यू कैन से सार्कोइडोसिस। और ड्रग कौन सी उस्मान? OCP। ठीक है। फ्लैजिल इसको कहाँ से याद आ गई? ठीक है, आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है भाई, समझ में आ गया। डी वाली पिक्चर हमें वंस अगेन रोमान ही बताएगा ये क्या है। जल्दी करो उस्मान, हम आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, उसको खोल के दो। व्हाट इज दिस? चलो मैं बताता हूँ। दिस इज दी स्केली स्किन हमें जो नजर आ रही है, फिश नेट लाइक अपेयरेंस हमें नजर आ रही है। तो ये किस में हो रही होगी? फ्लैजरिन जीन म्यूटेशन, इक्थायोसिस वल्गैरिस। रोमान क्या हो गया है? ठीक है, समझ में आ रही है? देखो स्किन। अब ये डी हमें क्या नजर आ रहा है अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें? सॉरी, ई, ई, गलती हो गई सर, माजरत। ई हमें क्या नजर आ रहा है? हाँ, दिस इज देखो पोलीगोनल पेप्यूलर, और मे बी जो है वो क्या पर्पल शेप, क्या है? पेप्यूल्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लैकन प्लेनस। एंड दिस इज अगेन हाईली एसोसिएटेड विथ व्हाट? दिस इज हाईली एसोसिएटेड विथ हेप सी। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरे आ रहे हैं, वो मैं अच्छी पिक्चर दिखाता हूँ GNH की। ठीक है। आई होप कि आपको डायग्राम से समझ आ गई हो चीजें। अब देखो जो नेक्स्ट पिक्चर है नीस की। व्हाट इज दिस? शाबाश, दिस इज एराइथीमा नोड्यूलम। समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट पे, ये क्या है भाई? एंटीरियर शिन्स है, लेकिन नाउ देखो ये
रेड रेड से नहीं है, ये पेप्यूल्स बन रहे हैं, पर्पल है, पोलीगोनल है। तो ये क्या है? दिस इज लाइकन प्लेनस ऑन द शिन्स। लाजमी नहीं है कि आपको शिन आए तो बस आपने जो है वो आंखें बंद करके क्या लगाना है, रेथ्यूमा नोड्यूलम। वो क्या होगा? पेनफुल होगा। ये क्या होगा? प्यूराइटिक हो सकता है। ये क्या होगा? हेप सी के साथ वो क्या होगा? ओसीपी या सार्कोइडोसिस। ये क्या चीज है? दीज आर दोज व्हाइट लाइन नोन एज विकमैन स्ट्रायर। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पिक्चर पे। ये देखो, ये अच्छी पिक्चर है रोजिया की। देखो, रोजिया क्या हुआ? सिक्स डिजीज पेशेंट को हुई, रोजियोला हुई। वो ठीक हो गया छोटा बच्चा, हाई ग्रेड फीवर और रेश। फिर क्या हुआ? ऐसे एक हर्लियार्ड पेच डेवलप हुआ। फिर अल्टीमेटली उसी दिन या अगले एक दो दिनों के अंदर उसको बहुत सारे लीजन्स आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, वो लीजन्स किस तरह से हो रहे हैं। वो लीजन्स इस शेप में हो रहे होते हैं, इस तरह से। ये देखें, ऐसे, ऐसे लाइनों की तरह। तो ये किस तरह से बन रहा है? बेसिकली एक क्रिसमस ट्री की तरह बन रहा है। ये देखो, उसकी बेस हो गई। और ये ऐसे लाइनों की तरह क्यों बन रहा है? ऐसे लाइन लेके क्यों? क्योंकि नहीं, नॉट डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि स्किन के अंदर कुछ एरियाज पे प्रेशर ज्यादा होता है, कुछ पे कम। तो जहां पे स्किन फोल्ड्स हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। हर्लार्ड पेच अगर आप लोग देखो यूएसएमएल में डायरेक्ट ये भी आता है कि एक बच्चा था, 6 year old child who had a high grade fever and maybe some sort of nasal discharge and cough, हल्की सी। और उसके बाद उसको एक रैश हुआ था। नाउ आफ्टर 15 days ही इज प्रेजेंटिंग विद दिस पेज। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? दिस इज रोजिया। एंड उसको क्या हुआ था? HHV6 का इन्फेक्शन हुआ था। उसका क्या है? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। समझ में आ गई? तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ऑन पेज नंबर 493 ऑफ द 2025 एडिशन, विच इज अबाउट बर्न्स। तो बर्न क्या चीज होती है? जल जाना भाई, और क्या होता है? ठीक है। और कॉमनली हम हाउस होल्ड्स में देख रहे होते हैं, छोटे बच्चे बॉइलिंग वाटर से, या जो हमारी बहनें और माएँ होती हैं वो किचन में वो कर रही होती हैं, या मे भी कुछ जो वर्कर्स होते हैं उनकी इंडस्ट्रियल बर्न्स हो रहे होते हैं, आरटीएज में हमें बर्न मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा एक सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ द बर्न इज केमिकल बर्न भी हो सकता है। और क्या? क्लोज स्पेसेस वाले बर्न, कहीं पे आग लग जाती है और वहां पे जो लोग जल जाते हैं, या फिर इवन बाहर से नहीं भी जलते, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों बोला खतरनाक फॉर्म ऑफ द बर्न। वो हम जरूर आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज स्पेसेस वाले बर्न को। ठीक है। तो बहरहाल हम इतना ज्यादा इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। ये बेसिक से वो है, मैकेनिकल बर्न, केमिकल बर्न। तो बहरहाल हमें क्या चीज समझनी है? देखिए, हमारे पास जब भी कोई एक पेशेंट आता है ना, उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं? हम दो तरह से करते हैं। एक तो हम ये चीज देखते हैं कि उस बर्न की डेप्थ कितनी है, और दूसरा उस बर्न की एरिया कितनी इन्वॉल्व है। सही है। डेप्थ से हमने किस तरह से मैनेज करना होता है कि वी कैन लाइक सिंपली प्रिस्क्राइब। क्या हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मे बी जो पेन किलर है, या तो हमें क्या करना पड़ता है अल्टीमेटली वहां पे? वो करना पड़ता है लाइक ट्रांसप्लांट करना होता है। लाइक उसको क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड, ग्राफ्ट, हाँ सॉरी, मुझे कब से वर्ड याद नहीं आ रहा था। स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है कभी कभी। तो वो कैसे? देखो, जो मोस्ट कॉमन बर्न होता है ना हमारे पास, तो वो कौन से वाला आता है? इट इज सुपरफिशियल बर्न। ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह जब प्लास्टिक सर्जरी की क्लासेस लोगे फाइनल ईयर में, तो द मोस्ट कॉमन बर्न आपके पास आ रहा होगा, वो कौन सा आ रहा होगा? सुपरफिशियल बर्न हम उसको बोलते हैं। और वो कैसे? वो जो मिनिमम 1 to 2 सेकंड कांटेक्ट होता है हमारे पास पे उसका जो भी बर्निंग मटेरियल है उसके साथ, और वो किस तरह से होता है प्रेजेंट? रेड सा एरिया, वेल डिमार्केटेड, बट निहायत ही पेनफुल होता है। सही है।
बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, जल रहा होता है। दिस इज व्हाट सुपरफिशियल बर्न, जो कि किसको इन्वॉल्व कर रहा होता है, सिर्फ हमारी एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। अब हम आते हैं जो हमारी दूसरी है, वो फिर क्या है, दूसरी एक लेवल आती है जब क्या हो, अपर डर्मिस इन्वॉल्व शुरू हो जाए। यानी अपर डर्मिस कौन सी थी, याद है हमने अभी पढ़ी, वो पेपलरी डर्मिस इन्वॉल्व हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। इसके नाम थोड़े से अजीब हैं। इसमें क्या होता है कि डर्मिस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है, और ये थोड़ा सा कम पेनफुल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान ये पहचानने में कैसे आता है कि इसमें क्या फॉर्म हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, बुलाए फॉर्म हो जाता है। समझ में आ गई। और अगर ये और ज्यादा डीप हो जाए, यानी डीपर डर्मिस को इन्वॉल्व करने लगे, तो दिस बिकम्स क्या, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। क्या, जब पूरी डर्मिस को इन्वॉल्व करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो हम कैसे सुपरफिशियल और डीप को डिफरेंशिएट करें, तो ये जो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है ना, इसमें पेन ना होने के बराबर होता है, और प्रेशर को सिर्फ क्या फील हो रहा होता है, प्रेशर फील हो रहा होता है। हमने तीन पढ़े, सुपरफिशियल बहुत ही पेनफुल, रेड, और जाहिर सी बात है सुपरफिशियल है तो इट हील्स इन विद इन 7 days। यू विल जस्ट डू दी पेन मैनेजमेंट, लाइडोकेन जेल वगैरह दे दी, या फिर कोई पेन किलर ब्रूफिन वगैरह दे दिया। जब सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, उसमें क्या डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, और डी पार्शियल थिकनेस में पूरी डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है, और उसके अंदर क्या बुलाए फॉर्म होंगे, एंड इट विल टेक अराउंड कितने दिन, 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं उसको हील होने में। एंड यू विल, पेशेंट को क्या आप लोग गाइड करोगे कि सफाई का और इसका ख्याल रखना है, और क्या, मे बी यू मे प्रिस्क्राइब व्हाट, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अब आता है इससे भी डीप बर्न, जो कि इन्वॉल्व करने लगता है किसको, जो हमारी सबकुटेनियस फेशिया है एंड टेंडन्स को, उसको हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। और ये किस तरह से होता है, नेक्रोज्ड लेदरी फील हमें दे रहा होता है, और इसके अंदर हमें जाहिर सी बात है क्या लगाना होता है, पूरा जो है वो काट के साफ करके नेक्रोटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल डेब्रिमेंट करके, हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब ये तो थी हमने उसकी लेवल डेप्थ को देखते हुए। ये सवाल फाइनल ईयर में बहुत आते हैं, और यूएसएमएलई में भी आते हैं ऑफकोर्स। फोर्थ ईयर में मेरे ख्याल से आपकी अभी सर्जरी नहीं है ना। अब हम एक और अप्लाई करते हैं, विच इज द रूल ऑफ 9। हम आते हैं ना हमारे पास ईआर में पेशेंट, तो सबसे पहले अगर मेजर बर्न्स होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कितना बॉडी सरफेस एरिया इस पेशेंट का क्या है, जल चुका है। तो हम बताते हैं भाई 30%, 25%। हम कैसे मेजर करते हैं उस्मान, शाबाश, रूल ऑफ 9, वो क्या चीज है। शाबाश। हमने क्या किया हुआ है, बॉडी के सरफेस एरिया को एस्टिमेट किया हुआ है, कैसे, रूल ऑफ 9 से। ये जो आर्म है ना पूरी, ये कितना परसेंटेज बनाती है हमारी बॉडी में, 9%। 4.5 आगे, 4.5 पीछे। जो हमारा हेड एंड नेक है वो कितना बना रहा होता है, पूरा 9, आगे वाला और पीछे वाला 4.5, 4.5। तो इस तरह से पूरी लेग 9। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया हुआ है, पूरी लेग 18 है, इवन मुझे भी याद करने में इशू होता है। तो बहरहाल आगे वाली हिस्सा 9 और पीछे वाला 9। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे होते हैं, रूल ऑफ 9 के थ्रू हम ऐसे अपना अंदाजा लगाते हैं कि क्या है इस पेशेंट की इतनी बर्न है। फॉर सपोज मैं सवाल पूछ लेता हूँ, हसनैन, हमारे पास एक पेशेंट आया है सिवियर बर्न्स के साथ, और उस पेशेंट की पूरी बाजू एक जली हुई है, आगे से भी पीछे से भी, और उसका फेस पूरा जला हुआ है सिर्फ आगे से। तो ये कितना बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ होगा, दिस इज 13.5। शाबाश, ऐसे ही बताना होता है। एक पेशेंट है, उसकी राइट लेग पूरी जली हुई है केमिकल बर्न से पूरी, कितना परसेंटेज हुआ, दिस इज 18%। सही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, this actually drives the management of the patient, and the most important management in these burn patient is fluid replacement।
ठीक है, तो हम वो टोटल बॉडी फ्लूइड दे रहे होते हैं, मे बी वी नीड एंटीबायोटिक्स, मे बी वी नीड दिस पेशेंट इन एचडीयू और आईसीयू, तो हम इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं पेशेंट को। समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट दिस बर्न। बस मैं इसको खत्म करूंगा एक चीज के साथ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूएसएमएलई, आई वुड से दिस इज नोन एज इनहेलेशन इंजरी। वो क्या चीज है? शाबाश, स्मोक इनहेल कर लिया रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ, तो क्या होगा? सीलिया बर्न हो गए, म्यूकस कंजेशन होगी, स्टेसिस होगी, क्या होगा फिर? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। शाबाश, एडिमा हो सकता है। ठीक है भाई, तो देखो, वाई इनहेलेशन इंजरी इज इंपॉर्टेंट, उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इनहेलेशन इंजरी बेसिकली। देखें, जो भी पेशेंट जो क्लोज्ड स्पेसेस में बर्न होते हैं ना, जैसे अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए थे कराची में, तो उनकी कॉज ऑफ डेथ बाहर जलना कम होता है, इनहेलेशन इंजरी ज्यादा होती है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है एंड वी सी कि दिस पेशेंट में भी अगर वो क्लोज स्पेसेस का बर्न है, तो हम जरूर उसको देखते हैं कि कहीं उसको कोई इनहेलेशन इंजरी तो नहीं हुई। अब व्हाट इज इनहेलेशन इंजरी? देखें, कभी भी एक इनक्लोज स्पेसेस में आग लग रही होती है, किसी बिल्डिंग में, किसी हॉस्पिटल में, किसी शॉपिंग मॉल में, तो होता क्या है, जो बहुत गर्म हवा है ना, वो हम क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। वो गर्म हवा हमारे पूरे अंदर एयरवेज की सीलिया जला रही होती है, अल्टीमेटली जो हमारा पूरा म्यूकोजा है उसकी इंफ्लामेशन कराती है, और अल्टीमेटली दिस लीड टू द सडन एडिमा एंड एयरवे कंप्रोमाइज, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाई व्हेन वी रिसीव व्हाट इनहेलेशन इंजरी वाला पेशेंट, एक बर्न वाला पेशेंट, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि कहीं इसको कोई इनहेलेशन इंजरी तो नहीं है। हमें कैसे पता चलता है? सही, आप उसका नोज एग्जामिनेशन करोगे, क्या होगा, उसके बाल जले हुए होंगे। उसका मुंह खोल के एग्जामिनेशन करोगे, तो क्या होगा, इन्फ्लेम्ड होगी, मे बी वो राख जो है वो उसके मुंह में जा रही हो, उसकी नाक में जा रही हो। दिस इज वेरी वेरी टिपिकल कि दिस पेशेंट मे हैव व्हाट, इनहेलेशन इंजरी। समझ में आ गई? और क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस कैन लीड एडिमा विद इन फ्यू मिनट्स, और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो अब हम समझते हैं, वी हैव अ 22 ईयर पेशेंट इन ईआर, आप आरएमओ हो जिना में, एंड क्या हुई है, एक बर्न पेशेंट है, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसके घर को आग लग गई, एंड यू हैड अ पेशेंट 22 ईयर ओल्ड, इन क्लोज्ड स्पेसेस में उसकी इंजरी हुई थी, आपके पास आया है। पेशेंट को आप देख रहे हो, अबाउट 9% एरिया ऑफ द स्किन जली हुई है। वेन यू वर एग्जामिनिंग हिज नोज, आपको क्या दिखा कि नोज के पूरे हेयर्स जल चुके हैं, मुंह में उसके सूट जो राख भरी हुई है, और देयर इज एडिमा ऑफ द फेरिंग्स आल्सो, इन द पेशेंट हैज ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70, ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ 98, नॉर्मल है, मतलब पल्स इज 100, एंड पेशेंट तंग हो रहा है पेन के साथ। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? This is a typical question of USMLE step 1 and 2 and FCPS। आप बताओ। इंक्यूबेशन हमें जैन ने बोला, जूम वाले भी जरूर मुझे जवाब दें। कॉन्शियस है वो, बस चिल्ला रहा है दर्द की वजह से। व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? जल्दी बताओ, नहीं आ रहा तो खत्म करो आप। पेन मैनेजमेंट, शाबाश डॉक्टर हसनैन। आप बताओ रोमान, कुछ तो बताओ। जूम वाले भी जवाब दें, इस्माइल, मुबशिर, डॉक्टर सवेरा। नाइट्रोग्लाइसरिन, सोबिया, ट्रेकियोस्टोमी ऑफ द एडिमा, पेन मैनेजमेंट इस्माइल, डॉक्टर सवेरा, डॉक्टर कायनात, और कौन है हमारे पास, वासिक। आप बताओ। रेडी रहेंगे कि ये कभी भी बंद हो सकता है इसका एयरवे, तो आप इंतजार करोगे कि उसका एयरवे बंद हो? वो तो बेचारा मर जाएगा, एंड मे बी जो सोबिया ने हमें बताया कि उसको फिर हमें इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा खासा पेशेंट आया है, वी आर सस्पेक्टिंग द इनहेलेशन इंजरी,
what you will do in next 2 5 minutes is to perform endotracheal incubation in this patient, which will be the life saving for this patient, because this patient may deteriorate rapidly due to that development of the edema. हाँ, उसको आप एनेस्थीसिया दो, ईआर में कर रहे होते हैं, ईटीटी पास करोगे। समझ में आ गई भाई? ये मैं समझाना चाह रहा था। और दूसरा क्या करोगे इनहेलेशन पेशेंट्स के अंदर, दूसरे क्या दो इश्यूज होते हैं। मे बी ड्यू टू दैट इनक्लोज स्पेस दे हैव कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड मे बी दे हैव आल्सो व्हाट, दूसरी एक और पॉइजनिंग होती है, मे बी दे हैड दिस, कौन सी पॉइजनिंग होती है, दिस साइनाइड पॉइजनिंग इन द इनक्लोज स्पेसेस में। तो आप इन पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली आप लोग क्या देते हो आफ्टर द ईटीटी, क्या चीज दे रहे होते हो, 100% ऑक्सीजन एंड मे बी हाइड्रोक्सीकोबालमिन फॉर साइनाइड पॉइजनिंग आप दे देते हो, अगर हमें दिस इनहेलेशन इंजरी और ये सब आ रहा है तो। समझ में आ गया भाई इनहेलेशन इंजरी वाले पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। बाद में इनको क्या इश्यूज होते हैं, वो जो एडिमा थी अब एल्वेलाई पे हो गई थी, वो जो इनहेलेशन जो मटेरियल कर लिया था, तो बाद में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एआरडीएस इन दीज पेशेंट, सेप्सिस इन दीज पेशेंट, नमोनिया इन दीज पेशेंट, वो सब बात की बातें हैं। अभी क्या बात है, इज टू सिक्योर दी एयर। समझ में आ गई भाई बात? दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बर्न्स में से अगर समझनी है फॉर योर एग्जाम्स। तो अब आप आ जाए, मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा दूं। अब आप लोग देख लो वो पिक्चर्स, आखिरी वाली पिक्चर्स है हमारी। सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास पेशेंट आया था जब हम इसकी ईटीटी कर रहे थे। ए में क्या नजर आ रहा है, ये पूरा जो है वो राख सूट जो भरा हुआ है, हेयर लॉस हो रहा है ए में। बी में देखो, वो 15 दिनों बाद जब हमने उसकी की है तो वो नॉर्मल हो गई है। तो इनहेलेशन इंजरी वाले पेशेंट्स को हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है, ये समझ में आ गई। फिर नॉर्मल देखो म्यूकोजा, लेकिन स्टिल दिस इज व्हाट, थोड़ा सा ज्यादा रेडिश है। आ गई समझ? एंड दिस इज योर रूल ऑफ 9। इसमें हेड देखो कितना है, 4.5, इंटायर हेड इज 9, थोरेक्स इज 18, और फिर लेग इज लाइक, सॉरी आर्म इज 9। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रूल ऑफ 9। समझ में आ गया आपको ये, कि हमें क्या बर्न परसेंटेज बतानी होती है किसी भी पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे। ये क्या है, नेक्स्ट पिक्चर खोले और कोई भी नहीं बोलेगा। मुझे ऊपर वाली जो पिक्चर है, जो विकिपीडिया लिखा हुआ है, वो कौन सा डिग्री बर्न है, मुझे उस्मान बताएगा। शाबाश, सुपरफिशियल बर्न है, रेड सा है और ये बहुत पेनफुल होगा। और जो नेक्स्ट वाला है वो कौन सा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोमान? पार्शियल थिकनेस बर्न है ये हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब जो है वो मैंने पिक्चर लूज कर ली सारी, कहाँ गायब हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट पार्शियल एंड सेकंड डिग्री बर्न, देखो थोड़ा सा वो है। दिस इज व्हाट, दिस इज डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। समझ में आ रहा है? देखो पूरी एपिडर्मिस डर्मिस जा रही है यहाँ पे, कितना लग ही रहा है कि भाई ये वही होगा। एंड द थर्ड इज देखो फुल थिकनेस बर्न है, एंड फोर्थ आल्सो। समझ में आ गई ये बात? सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज बर्न्स, और दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।